वो सेवक हैं, वो लोग मालिक नहीं है, जो मैं समझता हूँ। हेमंत की सरकार 3 चक्का पर चल रही है, कब पलटेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस देश का मालिक है, इस राज्य की मालिक है। यही अर्जुन मुंडा सीएम हुआ करते थे, भाजपा की सरकार हुआ करती थी और नगरी के किसानों को जमीन लेने की कोशिश की गई थी। अब उनके कहने से कहा, वो तो वोट के लिए वो लोग कुछ करते हैं। मुख्यमंत्री सोच रहा है कि अगर हमको 5 करोड़ माने 5% मिलेगा तो 500 करोड़ मिलेगा। 13 महीना तक आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हुए। जो इस लूट के खिलाफ खड़ा होगा, माफिया, सरकार और पुलिस तीनों मिलकर उसका हत्या कराएगी। आप भी मानते हैं कि फेक एनकाउंटर हुआ? और निश्चित रूप से एक साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है, प्री प्लान के तहत। वो लोग तो कुछ भी वोट के लिए कर सकते हैं, ये कौन बड़ी बात है। राजनीतिक पार्टी तो आप लोग वोट के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं। वो दिन को रात भी बोल सकते हैं, रात को दिन। के चेहरों को ही बुलाना था तो अर्जुन मुंडा को भी आमंत्रित। वो आदमी कैसे माने आतंकवादी हो सकता है? वो कैसे डकैत हो? अरे डकैत तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं। दोस्तों, आपने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर टेम्पो में एक कटआउट देखा होगा। वह कटआउट है दिसुम गुरु की, यानी दिसुम गुरु शिबू सोरेन की। और उस टेम्पो के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, जाओ नरे खेत जोतो नरे। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूं रिम्स 2 की, यानी नगरी के रैयतों की। पिछले कुछ दिनों से झारखंड की सियासत में एक सन्नाटा पसरा था। दरअसल दिसम गुरु की मौत के बाद राजनीति पर थोड़ी विराम लगती दिख रही थी, लेकिन अभी उनका दाह संस्कार या उनकी जो पूरी क्रिया होती है वह खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से सियासत का दौर शुरू हो गया। और बड़ी बात यह रही कि इस बार राजनीति उसी दिसुम गुरु के नाम पर की गई, उनके तस्वीरों को लेकर के की गई, उनके उन वाक्यों को धृत करते हुए करने की कोशिश की गई, जिस दिसुम गुरु के शोक में पूरा झारखंड डूबा हुआ था। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी। देव जी, आप लोग ने सरेंडर क्यों कर दिया? हम पूरा मीडिया जो है आपके साथ खड़ा था, नगरी के किसानों के साथ खड़ा था, रैयतों की आवाज सुर्खियां बन रही थी। आखिर आप लोगों ने चंपाई सोरेन को न्योता देने का फैसला क्यों किया? देखिए, वहां एक कोर कमेटी बना है नगरी जमीन बचाव संघर्ष समिति का। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जितने भी आदिवासी विधायक हैं, 28 एसटी सीट से जीतकर आए हैं और 2 जनरल सीट से बाबूलाल मरांडी और कल्पना सोरेन, तो 30 लोगों को निमंत्रण देने का तय किया गया कि सारे लोगों को इस आंदोलन में बुलाया जाए। और इसी आधार पर नगरी के लोगों ने और सभी संगठन को बुलाया जाए, जितने भी संगठन को। उसी आधार पर हम लोग को भी निमंत्रण मिला है, सारे एमएलए लोग को भी निमंत्रण मिला है। तो ये तो प्रक्रिया के तहत चल रहा है। जो लोगों ने जो लोकतंत्र में और हम लोग का जो समाज में एक आम सहमति बनाने का जो परंपरा है, उसी तहत निर्णय लिया गया है। उसमें कहाँ दिक्कत है? पर आपके जो आलोचक हैं वे सवाल कर रहे हैं कि जब भाजपा के चेहरों को ही बुलाना था तो अर्जुन मुंडा को भी आमंत्रित करना चाहिए था। हालांकि वो चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन झारखंड की सियासत में आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा है, उनको भी आमंत्रित करना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, बहुत लोगों को फ्री में ज्ञान बांटने की बहुत ज्यादा आदत है। तो ज्ञान बांटे, उस ज्ञान से बांटने से कोई आंदोलन नहीं चलता है, नीति से चलता है। तो समाज ने ये तय किया है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं
उसको बुलाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, आदिवासी होना चाहिए। और दूसरा कि इस जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सारे सामाजिक संगठन को यहाँ निमंत्रण देना है। इस तरह का निर्णय हुआ, तो जिनको ज्ञान बांटना है बांटना दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उनका सवाल यह है कि जब नगरी वन मूवमेंट चल रहा था, मैं बात 12-13 की कर रहा हूँ, तो यही अर्जुन मुंडा सीएम हुआ करते थे, भाजपा की सरकार हुआ करती थी और नगरी के किसानों को जमीन लेने की कोशिश की गई थी। अब उसी भाजपा के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, तब तो पूरा आंदोलन डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब सवाल करेगा, जो सत्ता पक्ष की ओर से गूंज जाएगी कि भाई इस भाजपा से पूछो ना, 2013 में तो इसने जमीन अधिग्रहण कर रहे, किसानों से जमीन लेने की कोशिश की थी। देखिए, निश्चित रूप से सरकार से ये दावा है कि झारखंड सरकार जो आजादी के बाद 56-57 या जो भी डेट लोग बोल रहा है कि उस समय कृषि विश्वविद्यालय कांके के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था। अभी जो सूचना अधिकार में ग्रामीणों ने मांगा है भूअर्जन कार्यालय रांची से और आपको ये क्या कहते हैं कृषि विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास जमीन अधिग्रहण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मुझे जैसे कल हम लोग रामेश्वर उरांव को भी लोग निमंत्रण देने कल गया था, मैं भी गया था, तो उन्होंने ये चीज को बताया कि चीफ सेक्रेटरी से मैं बात किया, तो चीफ सेक्रेटरी बोले कि नहीं सर, वो जमीन जो है अधिकृत है, मैंने जो है कृषि विश्वविद्यालय के लिए, पहले शायद राजेंद्र या कुछ नाम था, हमको उतना ज्ञान नहीं है, जानकारी। तो इस तरह की बातें हैं। तो अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे, तो निश्चित है कि जो सत्ता में रहता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। कांग्रेस भी बहुत दिन तक सत्ता में थी, तो जब केंद्र का मामला होगा तो आज तो हम मोदी से बात करेंगे कि राहुल गांधी से बात करेंगे, किसके पास पावर है, तो हम मोदी से बात करेंगे जिसकी सरकार है। आज हम झारखंड में बात करेंगे जो लोग सत्ता में हैं, हाँ, जो लोग माने विपक्ष में हैं तो विधायक हैं, हम उनसे। अब अर्जुन मुंडा हारे हुए हैं बेचारे, लोकसभा भी हार गए, उसका पत्नी विधानसभा भी हार गई, तो एक दिन वो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर निर्णय होता कि सभी पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाए आदिवासी, तो उसको भी बुलाया जाता, लेकिन निर्णय तो हुआ है कि भाई वर्तमान विधायक को बुलाना है, चाहे वो एमएलए हो या मंत्री बने हो, बस ये निर्णय हुआ। उनका इशारा एक और है। आपने रामेश्वर उरांव की बात की, तर्क दिया जा रहा है कि रामेश्वर उरांव न तो हेमंत सोरेन के गुड फेथ में है, न कांग्रेस के गुड फेथ में है, कुछ थोड़ा सा आइसोलेटेड चल रहे हैं। हालिया दिनों में रूढ़ी जनप्रथा के सम्मेलन में भी वो जो जनजातीय स्वच्छता मंच का कार्यक्रम है, उसमें भी वो शरीक होते हैं। कहीं न कहीं राजनीति में हाशिए पर है, तो राजनीति में जितने हाशिए पर है, तो इस सारे चेहरों को नगरी में ठहराव मिल रहा है, एक सियासी जमीन मिल रही है। देखिए, ऐसा है, ये पार्टी के अंदर किसका कद ऊंचा है किसका नीचा है वो पार्टी वाले जाने। हम लोग को मकसद है कि वो कांग्रेस में है, ये तो मानते हैं, आज विधायक है, पूर्व आईपीएस रहे हुए हैं, कोई लिख लोड़ा पत्थर तो वो नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि उस आंदोलन में कांग्रेस के भी कुछ विधायक आ जाएं, कुछ जेएमएम के भी आ जाएं, चंपाई सोरेन और बाबूलाल भी आ जाएं, हम लोग ये चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस के लोग हेमंत के डर से नहीं आएगा, जेएमएम का लोग हेमंत के डर से एमएलए नहीं आएगा, तो क्या जनता इलो के भरोसे चुपचाप बैठेगी, या लोकतंत्र में जनता इस देश का मालिक है, इस राज्य की मालिक है। अगर वो सेवक हैं, वो लोग मालिक नहीं है, जो मैं समझता हूं, तो जब सेवक लोग गड़बड़ी करेंगे
तो अपना मालिक तो अपना निर्णय लेगा ना कि हमें क्या करना है और नहीं करना है, तो जनता लेगी। क्योंकि इस देश में किसान आंदोलन लेटेस्ट मॉडल है। 13 महीना तक आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हुए, लेकिन मोदी जैसा पावरफुल व्यक्ति को तीनों बिल को वापस लेना पड़ा। ये तो टेम्पू है, हेमंत की सरकार 3 चक्का पर चल रही है, कब पलटेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस 1 चक्का, जेएमएम 1 चक्का और राजद 1 चक्का, तो इसको तो कब हम लोग ढकेल देंगे कि कहां गिर जाएगा ही टेम्पू की पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ज्ञान बहुत लोग नहीं बांटे। बाबूलाल की बात आपने की तो एक बात याद आई। बाबूलाल पहला वो शख्स थे जो वहां पहुंचे थे, नगरी पहुंचे थे। इस बार बाबूलाल 2013 में भी आंदोलन के साथ थे, आप लोगों के साथ थे। बाबूलाल ने कहा कि मैं भी धान रोपूंगा, हल चलाऊंगा, वो पीछे हट गए। उसके बाद संजय सेठ आते हैं, संजय सेठ ने भी वादा नहीं निभाया, उन्होंने भी घोषणा की थी। अब चंपई सोरेन आ रहे हैं। बाबूलाल और चंपई सोरेन के बारे में तो साफ एक किसान के बेटे हैं, इन पर कोई संदेह नहीं है। संजय सेठ की रही बात, तो भाई सेठ हैं, महाजन है, 2 का 2 4 बनाना जानते हैं, और हल चलाना उनको आता है या नहीं आता है यह संदेह के घेरे में है। हालांकि आषाढ़ बीत चुका, सावन बीत चुका, अभी नहीं चलाना जान रहे होंगे तो 2 महीने पर्याप्त होते हैं सीखने के लिए। क्या संजय सेठ ने अपने उस वादे को याद करते हुए नगरी पहुंचने का आश्वासन दिया आपको? देखिए, संजय सेठ को हम लोग बुलाए नहीं, गांव वाले बुलाए नहीं। एक तो वो किसान नहीं है। अब मानते हैं किसान नहीं है, हम किसान नहीं है, तो वो तो कहते कि धान जोता ही अरे उनके कहने से कहा, वो तो वोट के लिए वो लोग कुछ करते हैं। वो लोग तो कुछ भी वोट के लिए कर सकते हैं। ये कौन बड़ी बात है? राजनीतिक पार्टी तो आप लोग वोट के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं। वो दिन को रात भी बोल सकते हैं, रात को दिन भी बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहा कि बाबूलाल किसान है। हम लोग देखिए, संजय सेठ को हम लोगों ने नहीं बुलाया, तो हम लोग क्यों बुलाएंगे उसको? हम लोग वहां उसी को बुला रहे हैं जो लोग उस खेत में हल चला सकते हैं, जो कुदाल चला सकते हैं, आपका रोपा रोप सकते हैं, वैसे व्यक्ति का हम लोग आमंत्रित करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं सम्मान करता हूं आपका। बाबूलाल का खेती और किसानी पर किसी को कोई संदेह नहीं है। हालांकि वो डिजाइनिंग किसान आजकल बन चुके हैं, चश्मा उस्मा पहन के खेत पहुंच जाते हैं। देखिए ऐसा है ना, देखिए दुनिया बहुत विकसित हो गया। तो पहले तो हल बैल से ही लोग चलाते थे, अभी तो ट्रैक्टर में बैठ के मजे से लोग किसान हल जोत रहे। तो समय समय की बात है ना, करिया मुंडा हाल तक बैल से हल जोत रहे। अच्छी बात है, वो शौक का बात है। बंधु तिरकी हल जोत नहीं, हाँ, वो तो अच्छी बात है। वो तो हम देख ही रहे हैं कि भाई वो पूरा जो पंडरा बाजार में खेती ही लहरा रहा है ना, वो तो सब हम देख ही रहे हैं। कौन माने कितना खेतिहर है और कौन वोट के लिए कर रहा है, ये भी हमको पता है ना। तो इसलिए जो है, जिन शिल्पी ने हाथ की, वो महान किसान है ना, रोपा रोप रही थी। वो तो हम लोग बचपन में जानते हैं, क्योंकि शुरू से खेती बाड़ी करते आई है। वो कौन पौधा है ये नहीं बता सकते। वो कृषि मंत्री जरूर है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो पौधा को नहीं बता सकती है। वो कृषि मंत्री है, वो रोपा रोप रही। तो वोट के लिए भोली भाली जनता को कौन खरीफ फसल है, कौन रबी फसल है, नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये जहां इतना हमारे यहाँ लगा हुआ है ना, उसको बता दे। संजय सेठ भी नहीं बता पाएंगे। बाबूलाल बताएंगे। बाबूलाल किसान है। हाँ, चंपई से नहीं बताएंगे। अर्जुन मुंडा भी नहीं सकी। खेती करते देखेंगे? नहीं, वो ड्रामेबाज है। खैर, मैं एक दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। वो मुद्दा है दुमका से जुड़ा हुआ, संथाल से जुड़ा हुआ सुरजा हांसदा एनकाउंटर का मामला आपने सुना होगा। मैं सुरजा हांसदा एनकाउंटर की बात इसलिए कर रहा हूं कि 2 दिन पहले रांची की सड़कों पर एक बड़ा काफिला निकला। ईसाई समुदाय की ओर से छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए प्रतिरोध मार्च निकला। लेकिन
दुमका में या संथाल में एक आदिवासी समाज से आने वाला युवा सूरज हांसदा का फेक इनकाउंटर हो जाता है किसी ईसाई समुदाय की ओर से। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उसका प्रतिकार नहीं किया गया, जबकि रांची की सड़कों पर सारे बिशप थे, सारे फादर मौजूद थे। देखिए, जो सूर्या हांसदा जो था, 2009 में जेवीएम से चुनाव लड़े थे, 25,000 वोट लाए थे। 2014 में जेवीएम से चुनाव लड़े, 26,000 वोट लाए। 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़े, करीब 59 लाख वोट लाए। अभी जयराम का पार्टी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जयराम का पार्टी से चुनाव लड़े, 2900 वोट लाए। निश्चित है, उसमें कहा जा रहा है कि 25 केस हुए थे। तो भाई उस शपथ पत्र में तो वो दिए होंगे, निश्चित रूप से नामांकन करने आए होंगे। 2024 में चुनाव हुए, तो भाई वो गुंडा था, उग्रवादी था, 4 बार चुनाव लड़ा, लोकतंत्र पर उनको विश्वास था, तो उसको गिरफ्तार आप उसी समय कर लेते। अगर उसके पास वारंट था, कुछ भी था, तो सरकार तो कुछ नहीं की। यही सरकार थी, हेमंत की सरकार थी ना भाई। तो केस न्यायालय में है, तो न्यायालय में तय करेगा कि सूर्या हांसदा का फांसी होगा, क्या आजीवन कारावास होगा, कि क्या होगा, कि ये सिपाही लोग तय करेंगे। आपको लगता है, आप भी मानते हैं कि फेक इनकाउंटर हुआ? और निश्चित रूप से एक साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है, प्री प्लान के तहत, एकदम मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सूरज हांसदा इसलिए हुई है कि इस राज्य में संथाल परगना में गिटी चिप्स कोयला का गोरख धंधा चल रहा है। रांची क्षेत्र में आइए तो बालू के चल रहा है, बॉक्साइट के चल रहा है, जमीन के चल रहे हैं। जो इस लूट के खिलाफ खड़ा होगा, माफिया, सरकार और पुलिस तीनों मिलकर उसका हत्या कराई, इसलिए वो एक हत्या है। अगर सूरज हांसदा 300 बच्चे जो अनाथ बच्चे का स्कूल चला रहे थे, वो आदमी कैसे मैंने आतंकवादी हो सकता है? वो कैसे डकैत हो? अरे डकैत तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो मर्डर हो रहा है उस पर वो लोग पैसा ले रहा है, वो क्या बात करेगा वो लोग। जिस समय सूरज हांसदा का इनकाउंटर हुआ, सीएम हेमंत दिसम गुरु के साथ कार्य में मशगूल थे और बिजी थे। निश्चित रूप से जो फैसला हुआ होगा बड़े लेवल पर हुआ होगा, माने बड़े प्रशासनिक स्तर पर हुआ होगा। क्या वहां से कोई चूक हो गई या सीएम की व्यवस्था का गलत फायदा उठाया गया? हमको तो ये लगता है सरकार में हर स्तर पर इसकी जानकारी होगी। अच्छा। हर स्तर पर, जिन चेहरों पर बिना सरकार के इशारे पर नहीं होगी। जिन चेहरों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है वे चेहरे बिहारी पृष्ठभूमि के हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार यूपी के कुछ खास चेहरे हैं जो संथाल का जो इट्टी बालू गीटा और खनन में मजबूत दखल रखते हैं, उन पर सूरज हांसदा भारी पड़ रहे थे या पड़ने लगे थे। उनका व्यापार खतरे में था, साम्राज्य खतरे में था, और इसलिए सूरज हांसदा का सफाया कर दिया गया। देखिए, यहाँ जो सरकार में जो विधायिका है, माफिया है और पुलिस है या डीसी है, ये चारों के गठबंधन से ही घोटाला हो रहा है। वहां सूरज हांसदा जो है कबाब में हड्डी बने हुए था। इन लोग का जो चोरी कर रहे थे वो जो है उस पर रोक लगा रहे थे, इसलिए मर्डर किया गया है उसका। इसलिए हम लोग ये तय कर रहे हैं कि निश्चित रूप से उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, कल मैं एक डिबेट में गया था इसी विषय पर, तो देखिए राजनीति पार्टी में क्या है
कि बीजेपी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस जेएमएम बोलेगा कि इसका तो काम ही है, और जब जेएमएम और कांग्रेस जब सत्ता में होगी तो बीजेपी कुछ अगर सही बात भी उठाएगा तो वो लोग बोलेगा कि इनका तो काम ही है। तो हम लोग इस चीज को समझ गए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का खेल में और राजनीति का खेल में हम लोग को दफन कर दिया जा रहा है। इसलिए ये अब जरूरी है कि जितने भी सामाजिक संगठन है उस सामाजिक संगठन को खड़ा होना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और देखिएगा, पता चलेगा कि किसी दिन देवकुमार खान का भी गोली मार के हत्या कर दी, ये भी स्थिति आएगा। चूंकि हम लोग जमीन का लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी आप गए थे चामा, बुकरू और नगरी में 700 एकड़ जमीन घोटाला हुआ है। तो अब हमारा धार्मिक जमीन है, बकास बिहारी पहनाई, बकास बिहारी महतो है, डाली कटारी, जो सामाजिक जमीन है, जो मंदिर मस्जिद और गिरजा किसी व्यक्ति के नाम से तो नहीं हो सकता है ना, अब उसको भी लोग रसीद काट दिया जिसका सरकार मालिक ही नहीं है। तो यहाँ तो कुछ भी, रांची का करीब 15-20 गांव का खतियान फाड़ दिए गए, अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुए। कितनी सरकार आई, कितनी गई, उधर तो छोड़िए, 14 साल तक यहाँ बीजेपी की सरकार रही, 11 साल तक ये इंडिया गठबंधन, कौन चीज किया है? ये लोग क्या बात करते हैं? दोनों एक साथ बैठाइए, हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। दोनों बताए क्या उपलब्धि झारखंड के लिए। झूठ मूठ का हेमंत चोर है तो बाबूलाल चोर है, बस इतने ही में ये लोग जो है नैरेटिव बना के जनता को जो है बेवकूफ बना रहे। एक चीज हम आपको बताइए, मोदी जो है 2000 रुपया, मतलब 6000 रुपया दे रहा है ना, तो मोदी दे रहा है 45 लाख करोड़ का मालिक इस देश का 1 करोड़ 40 लाख जनता है। मोदी का बाप का वो पैसा नहीं है। चाहे मैया योजना का जो हेमंत दे रहा है उसका पैसा नहीं है, बाबू शिबू सोरेन का पैसा वो नहीं है, पैसा हमारी है, हमारी पैसा का दुरुपयोग कर रहा है ये लोग। तो हाईकोर्ट बताइए 400 एकड़ बनाने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट 50 एकड़ में भी नहीं है। तो ये लोग दुरुपयोग नहीं कर रहे ठेकेदारी में। जैसे रिम्स टू की जो बात कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, मंत्री जी सोच रहे हैं कि अगर हमको 1% भी मिलेगा तो हमको 100 करोड़ मिलेगा। मुख्यमंत्री सोच रहा है कि अगर हमको 5 करोड़ माने 5% मिलेगा तो 500 करोड़ मिलेगा, एक बार का चुनाव का हो जाएगा। सुदेश पैसा भी सोच रहा है कि 2-4-5 करोड़ हमको भी हाथ लगेगा। यहाँ मामला ये भाई, आप प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र है, चलिए मेरे साथ, हर जिला में सदर हॉस्पिटल है, चलिए, उसको तो ये ठीक है नहीं कर पा रहे हैं। ये बनाएंगे विश्व स्तर का मैंने रिम्स टू, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन राजेश कच्छप बोला, टीवी में बोला कि मैं नामकुम में 200 एकड़ जमीन दूंगा, गर्मजरुआ जमीन, और मांझी में दूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बन रहा था पहले ब्राह्मण के बाद 500 एकड़ है। कल हम उर्गुटू गए थे तो बोला कि यहाँ 500 एकड़ है सर। बाबूलाल बोले कि हम बंजर भूमि खोद के देंगे। तो यही बनाने की क्या जरूरत है भाई? 2013 भूअर्जन कानून ही बोलता है कि विशेष परिस्थिति में आदिवासी का और उपजाऊ जमीन को लिया जा सकता है जब कोई विकल्प नहीं। यहाँ तो विकल्प ही विकल्प है, तो यही बनाने की क्या जरूरत है भाई? अब हम बार बार बोलते हैं कि हैदराबाद, अब चलिए हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बना हुआ है, तो थोड़ा दूर भी बनाइए। और ये काम तो इरफान अंसारी कह रहे हैं, जो कहते हैं कि झारखंड में सीएम हेमंत के बाद आदिवासियों का जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है वो खुद इरफान अंसारी है। इरफान अंसारी तो नटवर लाल है, समझ कब क्या बोलेंगे। कभी बोलेंगे कि मैंने वो मुस्लिम है, और वो बोलेंगे कि हम बजरंग बली हैं। हाँ, वो बोलते हैं। नहीं गए थे देवघर गए थे, पूरा वो कांवड़ यात्रा लेकर। देखिए राजनीतिक पार्टी का जो है, ये लोग का कोई जात है ना धर्म है, ना इसका नीति है ना सिद्धांत है। ये क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए तो देश जो है इतना अच्छा स्थिति में है। माने भारत देश या राज्य जो है इतना स्थिति में है। अब देखिए उसको बने, अगर उसको देख लीजिए हर मुद्दे पर, आप वो तो गूगल में सर्च करने का चीज है,
नहीं, आदिवासी समाज के जितने भी मुद्दे होते हैं, कोई भी मुद्दा सामने खड़ा होता है, इरफान अंसारी सबसे पहले आते हैं सामने और कहते हैं मैं आदिवासियों की रक्षा करूंगा। तो ऐसा है ना मेरे भाई, राजधानी है रांची, उप राजधानी है दुमका, तो दुमका में बना लीजिए ना इसको, क्या जरूरत है, उतना दूर से आना पड़ता है, तो उप राजधानी में बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है, यही क्यों बनाना चाहते हैं? इतना सुंदर प्रोजेक्ट है, जमथरा में बना लीजिए, उधर बनाए ना, संदाल परगना में, क्योंकि उप राजधानी भी तो होना चाहिए ना, वहां आप हाई कोर्ट का ब्रांच भी खुलेगा, तो रिम्स 2 वहां बना। छोटा नागपुर के दुश्मन है क्या? हम लोग दुश्मन नहीं है, जो चीज छोटा नागपुर में बन रहा है उससे आप दुमका भेजना चाहते हैं? भाई देखिए, न्याय होना चाहिए ना, संथाल परगना के लोग भी तो मेरा भाई है, मेरा बाप है, तो सबको बराबर हिस्सा होना चाहिए ना, कि रांची में हम लोग हैं तो सारे चीज हम लोग रांची में करें, मैंने वो लोग 500 किलोमीटर से यहीं आए, तो आते आते नहीं मर जाएगा, तो दुमका बनवा लीजिए। हेमंत बाबूजी का वो कर्म भूमि रहा है, जन्मभूमि तो खैर नेमरा रहा है, तो कर्म भूमि का भी वो भी एक श्रद्धांजलि हो जाए, और शिबू सोरेन का नाम भी रख दे, हॉस्पिटल का रिम्स 2 का नाम रख दे, हम तो ये सलाह देंगे। खैर हम अंतिम मुद्दे पर आते हैं, जहां से अपनी शुरुआत किए थे। छत्तीसगढ़ में 2 नन की गिरफ्तारी होती है, रांची में बिशप से लेकर फादर तक प्रदर्शन करते हैं, सूझ हांसदा का इनकाउंटर होता है, परिजन फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगाते हैं, कितना सच कितना गलत वो जात का विषय, लेकिन किसी भी ईसाई समुदाय की ओर से इसका प्रोटेस्ट का स्वर सामने नहीं आता। यह चुप्पी क्या कहती है? चूंकि ये आदिवासी था और वो जो गिरफ्तार हुए हैं वो ईसाई थे, तो ईसाई समाज का मुंह, उसका बस एक टारगेट है कि हमको अपना धर्म समाज को बचाना है, ठीक है ना, बस उनको बस इतना ही उनको मतलब है, क्योंकि ये शरणार्थ है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या एक जो ईसाई समुदाय से आने वाले सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध ली है इस मसले पे, तो इस पर कहे नहीं बोलते हैं गेल्सन डुंगडुंग, जितने भी ईसाई जो अपने को बड़ा विद्वान कहते हैं, इस पर तो मैंने नेहा की तुरंत आ गए उसमें, और यहाँ तो आए नहीं, बेड़ों का सरना हो रहा था तो आए नहीं, जब चर्च का मामला हुआ तो चले गए हजारीबाग। तो देखिए, ईसाई वो जरूर बोलता है कि सरना और ईसाई हम लोग भाई भाई, ये बोलने के लिए, ये हकीकत में नहीं है, ये ईसाई को खुद भी समझना पड़ेगा। ईसाई एक धर्म है, विश्व सिद्ध धर्म है, ईसाई धर्म को कोई खतरा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आदिवासियत को खतरा है इस दुनिया में। तो वो अगर आदिवासी अपने को मानते हैं, तो आदिवासी मुद्दे पर उनको धर्म से ऊपर आके आदिवासी की रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि यही दयामणि बरला अगर अभी बीजेपी का शासन रहता तो वहां नाचती अखड़ा में, लेकिन आज हेमंत के सरकार है तो चुप है। तो मेरा कहना है, चाहे बीजेपी लूटे, कांग्रेस लूटे, जेएमएम लूटे, अगर हमारा अंगुली को कांग्रेस काटे, जेएमएम काटे, चाहे बीजेपी काटे, दर्द होगा ना, हमारा नुकसान होगा ना, तो जो नुकसान करेगा हम उसके खिलाफ में लड़ेंगे। हाँ, जहां ही लोग बीजेपी की बात आ जाएगी तो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बीजेपी है। अरे इस देश में कितना 50 साल तक कांग्रेस भी तो राज किया है, एचईसी कौन लिया? कांग्रेस लिया। हमारा धर्म कोड कौन हटाया? कांग्रेस हटाया। बोकारो को कौन किया? तो इसलिए ये लोग खाता मत खुलवाया, हमको भी पता है, इसलिए इनके ज्ञान से हमको जितना आदिवासियत का ज्ञान है, डिबेट करा दीजिए, उनको ज्ञान है तो हम लोग बात कर लेते हैं। इसलिए देखिए, वो अपनी ईसाइयत की लाइन पर उनको ज्ञान होगा, आदिवासी का ज्ञान ना डुंगडुंग का है ना आपको अति को है। दयामणि वाला मैं चैलेंज करता हूँ, बैठना है तो बैठ के हमसे डिबेट कर ले कि आदिवासियत क्या आता है, हम ज्ञान देंगे उनको।
तुम अपने ईसाई की चश्मा से पहन के हमको ज्ञान दोगे? हमारी चश्मा है आदिवासियत, ना हमारी चश्मा उसमें बीजेपी भी दुश्मन दिखता है, दोस्त भी दिखता है, कांग्रेस में दुश्मन दोस्त और जेएमएम भी दुश्मन। अगर वो अच्छा करेगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा, खराब करेगा तो विरोध करेंगे, चाहे वो बाप। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।